नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके क्लास 8th सिविक्स की एनसीईआरटी, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड। दोस्तों, इससे पहले हमने क्लास 8th की एनसीईआरटी की 2 चैप्टर भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता की समझ डिस्कस कर लिए हैं। उसके वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके तीसरे अध्याय के विषय में, जिसका नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, हम भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि हम एक लोकतंत्रीय व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय बिंदु है। तो हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे शासन किसका है? जनता का है, यानी कि जनता का निर्णय ही मान्य होता है, यानी कि जनता फैसला करती है कि उस पे शासन कौन करेगा, तो ये जनता का ही निर्णय है, तो इसीलिए इसको जनता का शासन कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? तो लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हमारे देश को बनाने में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसकी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए सारे ही वर्गों के लोगों ने संघर्ष किया। उस टाइम पे समानता के जो मुद्दे थे, स्वतंत्रता के जो मुद्दे थे, सब में ही लोगों ने बराबर भागीदारी की और लोगों ने इस विचार को देखा कि हमें सबको इक्वल मानना है और सभी की भागीदारी वाला व्यवस्था लेके आनी है। इसीलिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की व्यवस्था को अपनाया गया। भारत पहले उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो वहाँ पे दूसरे का शासन था जनता के ऊपर, तो लोग उससे इतना आक्रांत हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, तो उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे यहाँ सबको फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। और हमारे संविधान में सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान किया गया, यानी कि सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार, यानी कि वो अपनी सरकार चुन सकते हैं। तो सभी की भागीदारी इसमें सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। अब हम बात करें लोग और उनके प्रतिनिधि की, तो लोग, जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ही तो शासन निर्णय लेती है, शासन करती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है, जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजती है। उसके माध्यम से तो वो उनका प्रतिनिधि पहुंचता है संसद में और वो उनके लिए, उनके हित में, उनके भलाई के लिए फैसले करता है, निर्णय निर्माण करता है, योजनाएं बनती हैं, कार्यक्रम बनते हैं। तो इस हिसाब से ये उनकी भागीदारी होती है वहाँ पे जनता की संसद में। और संसद में जनता द्वारा जो चुने हुए सांसद होते हैं, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वही पहुँचते हैं, उनसे ही मिलके बनती है हमारी संसद। अब हम बात करते हैं संसद की भूमिका की। तो जो संसद है वो हमारे देश की कानून निर्मात्री वाली संस्था है, कानून निर्माण का काम करती है। बात करें संसद की, तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा है ये इसका निम्न सदन या अस्थायी सदन कहलाता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन या स्थायी सदन कहलाता है। अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति की, तो इनको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के जितने सदस्य होते हैं वो मिलकर इनको चुनते हैं। उनके कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। बात करें लोकसभा की,
लोकसभा, लोक यानी कि लोगों की सभा होती है। लोग मतलब यहाँ पे लोगों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए। लोकसभा के सदस्यों को ही सांसद कहते हैं और यही सांसद मिल के ही हमारे देश की मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। और अगर बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, तो लोकसभा अध्यक्ष को ही लोकसभा सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है, उनके द्वारा ही चुना जाता है। इसको स्पीकर कहते हैं। स्पीकर का लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है और इसमें 25 वर्ष न्यूनतम उम्र है कि 25 वर्ष का कोई भी व्यक्ति, 25 उम्र जिसने पूरी कर ली हो 25 वर्ष, वो इसका चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा में जो सदस्य सीमा है, सदस्य संख्या की सीमा है, वो 550 है अभी। पहले ये 552 होती थी। 2020 में जो एंग्लो इंडियन का नामांकन होता था उसको हटा दिया गया है। इसमें से 530 सदस्य जो होंगे वो राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और जो 20 हैं वो संघ शासित क्षेत्रों के होंगे। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा यानी कि राज्य की सभा होती है। यहाँ पे जो चुने जाते हैं सदस्य राज्यसभा के, वो जो राज्य विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। इसीलिए राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए इसको राज्यसभा कहते हैं। और ये स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। और इसका प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 1/3 सदस्य जो है वो अपने पद से पदच्युत होते हैं। यानी कि ये 2 साल में 1/3 सदस्य जो पद छोड़ते हैं वहाँ पे 1/3 सदस्य भर लिए जाते हैं। इसीलिए ये क्रम लगातार चलता है, इसीलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। या कभी भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष में भंग हो जाती है और इसका पुनः चुनाव होता है। और जो राज्यसभा की सदस्य संख्या है वो 250 है, 250, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पे, जिनके लिए अलग अलग सदस्यों को चयन करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है कि कहाँ से लिए जाएंगे। इस प्रकार से ये दोनों सदन और राष्ट्रपति मिलकर समाई संसद का निर्माण करते हैं। और जो संसद है हमारी, वो मुख्य कानून निर्मात्री संस्था है। कानून बनाने का काम संसद में होता है। और जो हमारा मंत्रिमंडल है यानी कि लोकसभा, उसमें जो सदस्य चुन के आते हैं सांसद, वो बहुमत दल के सदस्य होते हैं। जिसका बहुमत होता है वो मिलके हमारा सरकार बनाती है, यानी कि वही उन्हीं प्रधानमंत्री हमारा बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत यानी कि जिस दल के पास आधे से अधिक वोट हों उसको बहुमत प्राप्त होता है। और कभी कभी ये सरकारें, जब कोई भी सरकार अपना बहुमत यानी कि आधे से अधिक वोट नहीं प्राप्त करती, सिद्ध उसमें सिद्ध नहीं कर पाती है खुद को, तो फिर गठबंधन की सरकार बनती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक दल मिलके गठबंधन करते हैं और सरकार बनाते हैं, यानी कि मिली जुली सरकार जिसको कहते हैं, मिलकर वो लोग सरकार बनाते हैं। और उसके बाद जिसकी सेकंड पोजीशन होती है, जो सरकार नहीं बनाता है यानी कि उस दल का जो विरोध में होता है, तो उसको विपक्ष कहते हैं ना। विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतंत्र में। अब संसद कौन कौन से काम करती है, तो संसद राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करती है, यानी कि सरकार बनाने का काम करती है, कानून बनाने का काम करती है और सरकार को नियंत्रित करने का काम करती है। तो अब देखेंगे राष्ट्रीय सरकार का चुनाव। तो अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार शब्द प्रयोग हम लोग मुख्यतः कार्यपालिका शाखा यानी कि मंत्रिमंडल के लिए करते हैं। तो मंत्रिमंडल जो सारे सांसद के सदस्य होते हैं, लोकसभा सदस्य होते हैं, ये मिलके प्रधानमंत्री का चयन करते हैं, जो कि बहुमत दल का नेता होता है, और यही सरकार बनाते हैं। तो जो मुख्य कार्यकारी निकाय है वो
हमारा मंत्रिमंडल है, उसमें से जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अपने सांसदों में से ही जो विभिन्न विभाग हैं उनके लिए मंत्रियों का चयन करते हैं, उनको मंत्री पद देते हैं, जिससे वो अलग अलग जैसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सारे विभाग बटे हुए होते हैं। गृह मंत्री, वो लोग अपने अपने विभागों के काम करते हैं। तो ये सब मिल के इनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है, मिल के काम करते हैं और इसको व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने में योगदान देते हैं। जो राज्यसभा है वो जो सांसद केंद्र स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो उसमें जब भी कोई कानून बनता है, कोई बिल पारित होना होता है, तो उसमें दोनों सदनों में वो जाता है, लोकसभा में रखा जाता है और वो फिर राज्यसभा से भी उसको पारित करवाना पड़ता है, तो उसकी भी मंजूरी आवश्यक होती है। लेकिन धन विधेयक के संबंध में ये चीज़ लागू नहीं होती है। धन विधेयक लोकसभा में पारित किया जाता है, उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को अनुमति देनी होती है, अगर वो नहीं भी देते हैं तब भी उसको पास मान लिया जाता है। तो ये मतलब मुख्यतः लोकसभा द्वारा ही पारित किया जाता है। तो इस प्रकार से कानून निर्माण में दोनों ही सदनों की भूमिका होती है। अब हम बात करें सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। तो सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, तो ये कैसे होगा? हमें पता है कि जब कोई भी बिल आता है सदन में, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पे जो हमारे सांसद हैं वो सवाल उठाते हैं। प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल में वो लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके बारे में जवाब मांग सकते हैं और उसमें अगर कोई सुझाव देना हो या जो होना चाहिए उसमें सुधार करने की गुंजाइश हो वो भी बता सकते हैं। और वो लोग अपनी अपनी जानकारी भी दे सकते हैं, यानी कि अपने अपने जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ की समस्याएं रख सकते हैं, किस विषय पर विचार किया जाना चाहिए उस विषय को भी वहाँ पर उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए। कोई भी कदम उठाया जा रहा है, कोई भी नीति निर्माण किया जा रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो उस पर सवाल उठने चाहिए। इसमें जो विपक्ष की भूमिका है लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो सरकार की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनके जो नकारात्मक पक्ष हो सकते हैं उन पर भी वो लोग ध्यान देते हैं और उस पर वो लोग सवाल उठाते हैं, जिससे हमारा लोकतंत्र प्रभावी बनता है। अब हम बात करें कानून बनाना, तो कानूनों का निर्माण भी संसद के द्वारा किया जाता है और जो हमारा अगला अध्याय होगा वो कानून पर ही है, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात करें संसद में कौन लोग होते हैं। संसद में जनता के प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, जिनको जनता ने चुना है। पहले ये था कि संसद में जो एक विशेष वर्ग होता है समाज का, जो शासन में रुचि रखता है, या फिर कहें कि वो सारी ही मतलब हाई क्लास है ना, एक उच्च वर्ग के लोग ही उसमें देखे जाते थे। लेकिन अभी कुछ समय से ट्रेंड बदला है, अब यहाँ पे गांव के प्रतिनिधि भी चुनकर जाते हैं, जो क्षेत्रीय दलों के लोग भी जाते हैं। तो यानी कि विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या संसद में बढ़ रही है और उसमें लोग पहुंच रहे हैं। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए संसद में SC ST की सीटें भी कुछ आरक्षित की गई हैं, क्योंकि एक पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए ज़रूरी है कि हर वर्ग से, समाज के हर वर्ग से लोग हमारी संसद में पहुँचें। क्योंकि अगर एक ही वर्ग के लोग होंगे तो वो जो दूसरी क्लास है, जो दूसरा वर्ग है, उनकी चीज़ें वो लोग नहीं उठा पाएंगे और हो सकता है कि वो पहलू छूट जाए। वो चीज़, उन लोगों की समस्याएं वही लोग समझ सकते हैं सही से जो उस वर्ग के हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रतिनिध्यात्मक प्रणाली में कि सभी वर्गों के, समाज के सभी तबकों के लोग इसमें पहुँचें। तो इसके लिए सभी वर्गों का, पिछड़ा वर्ग, SC ST,
और जो हमारे आए हैं आधी आबादी जिसको कहते हैं, उनको भी आरक्षण देने की बात की जा रही है कि उनकी भी उपस्थिति को सुनिश्चित कराया जा सके। क्योंकि संख्या तो है, मतलब है, ऐसा नहीं है कि महिलाओं की भागीदारी नहीं है संसद में, है, लेकिन वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ऐसे ही जो हमारे वर्ग के, हमारे समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं, उन तबकों के लोग भी वहाँ पे कम मात्रा में पहुँच पाते हैं। इसीलिए उनकी कुछ सीटें फिक्स करी गई हैं कि सारे लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित कराया जा सके नियमों के निर्माण में। क्योंकि संसद ही हमारे कानून बना रही है, नीतियाँ बना रही है, योजनाएं बना रही है, तो उसमें सभी की भागीदारी हो तो वो जो कानून बनेगा वो सभी के लिए होगा, कोई भी वर्ग उपेक्षित नहीं रह जाएगा ऐसा करने से। और एक वर्ग विशेष के ही लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर ये पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा, और फिर प्रतिनिधित्वात्मक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं कि ये वास्तव में लोकतंत्र है या नहीं, वास्तव में सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व हो रहा है कि नहीं। इसीलिए ज़रूरी है कि सारे वर्ग के लोग वहाँ पहुँचें। यहाँ पे मतदान प्रतिशत दिया गया है कि लोगों कितने % लोगों ने कब भागीदारी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोट प्रतिशत, मतदान प्रतिशत बढ़ा है थोड़ा थोड़ा पहले की तुलना में। यहाँ पे जो 5वीं लोकसभा थी इसमें बहुत ही कम हो गया था, लेकिन उसके बाद से थोड़ा ये बढ़ा है, घटता बढ़ता रहता है। अभी सभी को इसमें भागीदारी करने का एक ही तरीका है लोगों का, जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि अपने नेता को चुनें। उसके बाद तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि हम एक सही व्यक्ति को चुन के संसद में भेजें ताकि वो सही कानून हमारे लिए बना सके। और उसके बाद अगर कोई गलत व्यक्ति पहुंच जाता है या कोई ऐसी स्कीम योजना बनती है सबके हित के लिए नहीं है तो उसमें विरोध के भी तरीके होते हैं। और एक बार चुनाव कर लेने से, एक बार अपना प्रतिनिधि चुन लेने से जनता की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। हमारे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि हमेशा ही जो जनता है अपने हितों के लिए जागरूक रहे और सजग रहे, उसको देखती रहे कि एक बार अपना प्रतिनिधि चुन लिया और 5 साल फिर भूल गए कि क्या चल रहा है हमारे देश में, तो फिर लोकतंत्र में इसमें समस्या उत्पन्न हो सकती है, फिर मनमानापन आ सकता है। इसके लिए जनता का सजग रहना, जागरूक रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था हमारा चैप्टर, हमें संसद क्यों चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।